हेलो एवरीवन। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे के एग्जामिनेशन में आईसीआई के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो मई 2019 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका मई 2019 में आया हुआ है। तो कंसोलिडेशन अभी सिर्फ कर रहे हैं। सारे चैप्टर्स जो जो चैप्टर्स में कराऊंगा उन सब के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। हम्म। तो ये वाला क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का, 15 मार्क्स का। ये 15 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पीएन लिमिटेड एंड एसआर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 वर गिवन एज बिलो। क्या बैलेंस शीट है चेक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टमेंट इन एसआर लिमिटेड, ठीक है, 1248 दे रखा है। इन्वेंट्री दे रखे हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी अदर रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ट्रेडेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। आगे इन्होंने क्या क्या बता रखा है कि भाई पीएन लिमिटेड ने एक्वायर करा है 70% इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन एसआर लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। मतलब आपको टाइम एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। द रिटेन अर्निंग ऑफ एसआर लिमिटेड showed a credit balance of 93,600 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का इनका रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस गिवन है एंड 12% आपका डिविडेंड का अमाउंट भी यहाँ पर, डिविडेंड जो मुझे पे करना है वो मुझे पता चला है। पीएन लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक करा है। क्रेडिट ही होगा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट के अंदर। ओके। फेयर वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 1 अक्टूबर की 6,24,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिस एंड फॉलोइंग आर द इंक्रीजेस ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू, ये कुछ इंक्रीज बता रखे हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज स्टिल अनसोल्ड बैलेंस शीट, ट्रेड पेबल आर नॉट येट सेटल्ड, ठीक है। और अदर रिजर्व्स आपको दे रखे हैं। अदर रिजर्व्स एज ऑन 31, मतलब अदर रिजर्व्स में कोई चेंजेस नहीं है। और आखिरी जो एडजस्टमेंट है वो नॉर्मल अकाउंटिंग एजम्पशन, एज अकाउंटिंग एजम्पशन मान के चलते हैं कि प्रॉफिट जो अक्रूड हुए होंगे वो इवनली थ्रू आउट द ईयर हुए होंगे। आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2018 इन लाइक ऑफ द ग्रुप एंटिटीज ऑफ पीएन लिमिटेड एंड एसआर लिमिटेड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग फिर से वहीं से होगी। सो कौन से ईयर में आया हुआ है ये? मई 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो मई 2019। सो सबसे पहले हमारे जो वर्किंग नोट्स होते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कौन सा होता है? स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स। थोड़ी स्पीड अब तेज रहेगी क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर चुके हैं अपने, कैसे कैसे क्या होता है। तो एडजस्टमेंट में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो अब हमारी स्पीड तेज रहेगी क्वेश्चंस को करने की। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें एक्विजिशन स्टेक जो है वो अलग है। पिछले उसमें लिखा था, उसमें 100% था, इसमें 70-30 करके है। 70 होल्डिंग, एनसीआई 30%। और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा डेट ऑफ बैलेंस शीट, वही कॉलम्स बनाएंगे जो आप और बाकी क्वेश्चंस में बनाए हुए हैं। सो पर्टिकुलर पर्टिकुलर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्री पीरियड, यहाँ पर आपका आ जाएगा पोस्ट पीरियड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट ऑफ बैलेंस शीट, कि डेट ऑफ बैलेंस शीट को क्या था चीजें। तो आप फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या डालते थे। अब इसमें सबसे पहले मैं देखूं, एक हमारे पास अदर रिजर्व्स है, रिटेन्ड अर्निंग है, नेट एसेट्स की बात हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो कोई चेंजेस है नहीं पूरे उसमें, अदर रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा आपका अदर रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अदर रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। अब आगे क्या होगा, सबसे पहले मुझे इसमें क्या डालना है, हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेते हैं, 6,24,000। सो प्री में मेरा आ जाएगा 6,24,000, एंड पोस्ट पीरियड में मेरा सेम रहने वाला है, 6,24,000। हम्म, तो 6,24,000 और आगे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद अदर रिजर्व्स। तो अदर रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। सो अदर रिजर्व का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मुझे गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। अदर रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर कितने रखा है आपको, सॉरी, अदर रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं है, तो अदर रिजर्व जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, 3,12,000 है, मीन्स लाइक 3,12,000, और यहाँ पर भी 3,12,000। रिटेन्ड अर्निंग में चेंजेस हैं, रिटेन्ड अर्निंग में क्या क्या चेंजेस हैं, रिटेन्ड अर्निंग में अगर चेंजेस देखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपको जो गिवन है वो 93,600 है। मतलब प्री पीरियड का मतलब क्या हुआ, प्री पीरियड का मतलब ये हो गया कि डेट ऑफ एक्विजिशन, ये मेरी क्या होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन। और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 अक्टूबर 2017, ये मेरी है डेट ऑफ एक्विजिशन। चलो ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, अब मुझे ये गिवन जो है वो गिवन है 1/4/2017 की, और 1/4/2017 को मेरा क्या बैलेंस है, 93,600, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। और मेरा डेट ऑफ बैलेंस शीट पर जो रिटेन अर्निंग का है वो 2,55,800, 2,55,800।
तो हम फटाफट अब वेरिएशन पता कर लेते हैं कितनी कितनी वेरिएशन आई है। तो अदर रिजर्व्स में तो कोई वेरिएशन नहीं आई, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंस में आई है, जो कि 2,55,800 माइनस 93,600, दैट इज 1,62,200। सो 1,62,200। तो ये मेरा मूवमेंट है प्रॉफिट के अंदर जो उस साल के अंदर हुआ है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा डिविडेंड को, ताकि मुझे अपने रियल प्रॉफिट्स पता चल पाए कि डिविडेंड को पे करने से पहले मेरे क्या रियल प्रॉफिट्स थे। तो प्रॉफिट मुझे डिविडेंड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल वर्किंग नोट्स बना लेते हैं हम फटाफट। सो सम एडिशनल वर्किंग नोट्स, सम एडिशनल वर्किंग नोट्स। तो सबसे पहला वर्किंग नोट जो मैं एडिशनल में बना रहा हूँ वो बनाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। तो इसमें मुझे शेयर कैपिटल कितनी गिवन है, इसने बोला 6,24,000 सब्सिडरी की थी, और जो डिविडेंड का रेट है वो 12% है, 12% के हिसाब से पे करा है। तो 6,24,000 सिंपल है, 6,24,000 का आप सिंपली 12% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 6,24,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, दैट इज 74,880, 74,880। So this will be your dividend। अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा डिविडेंड के अमाउंट को। क्यों ऐड बैक करना पड़ेगा, मैं पहले भी क्वेश्चन करने उसमें बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो 74,880, सो रिटेन्ड अर्निंग में आपको ऐड बैक करना पड़ेगा 74,880। अब आप टोटल लगाइए कि आपका टोटल बैलेंस क्या निकल के आएगा। चलो देखते हैं। तो जब मैं इसको टोटल करता हूँ, ये मेरा टोटल हो गया। तो टोटल अगर आप देखोगे 6,24,000 प्लस 3,12,000 प्लस 93,600, so this will be your 10,29,600। so 10,29,600 and 6,62,200 plus में 74,880, so this will be your 237,080। so 237,080। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट कर देते हैं इसकी। अब वर्किंग और थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक है। सो टाइम एडजस्टमेंट करते हैं अब। सो टाइम एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपल सी चीज है, मुझे यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो बैलेंस है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। 2,00,000
37,080 ये 12 महीने के लिए है, पर 6 महीने का जो है अमाउंट वो प्री पीरियड का है, तो मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से लेस करना पड़ेगा। तो जब अगर मैं निकालूंगा तो 237,080 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये मेरा बनेगा कुछ 1,18,540, 1,18,540। तो यहाँ पर मुझे इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, किसको, 1,18,540 को। तो 1,18,540 को मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के बाद ठीक है, टाइम प्रोपोर्शनेट मुझे बांट दिया है, मतलब ये वाली जो डिविडेंड की अभी आगे एक पॉइंट और आएगा वहाँ पे जो मुझे करना है, बाकी टाइम एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है। अ, अब आगे एडजस्टमेंट्स को देखते हैं क्या कह रही है। ठीक है, ये एडिशन कोई नहीं है। अब डेप्रिसिएशन की चीजें जो एडिशनल वर्किंग नोट्स हैं उसको हम बना लेते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है या सेविंग इन डेप्रिसिएशन है वो चीज पता कर लेते हैं। सो फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर 2017 मुझे 6,24,000 पता है, रेट पता है मुझे उसका। मतलब अब मैं यहाँ पर एक चीज बनाता हूँ, अगर लाइक सो दिस विल बी योर बिगिनिंग 1/4/2017 एंड दिस विल बी योर एंडिंग 31/3/2018 एंड दिस इज मिड 1 अक्टूबर 2017। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि भाई 1 अक्टूबर 2017, ठीक है, आपको जो फेयर वैल्यू गिवन है वो 1 अक्टूबर 2017 की गिवन है 6,24,000। तो 1 अक्टूबर मतलब मुझे यहाँ की फेयर वैल्यू पता है क्या है, 6,24,000, और मुझे 31/3/2018 की बुक वैल्यू पता है कि बुक्स के अंदर कितनी वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू देखूं, तो प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो लिखी है 4,21,200। तो मुझे यहाँ की बुक वैल्यू पता है 4,21,200। ओ सॉरी, मतलब डेट ऑफ बैलेंस शीट की, यहाँ की नहीं, यहाँ की निकालनी है मेरे को। मुझे यहाँ की पता है, यहाँ की मुझे पता है कि बुक वैल्यू कितनी है, वो है 4,21,200। ठीक है, 4,21,200। और जो रेट दे रखा है मुझे, रेट मुझे गिवन है, रेट मुझे पता है 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। अब मुझे क्या है, देखो अब मुझे पता करना है कि भाई ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे मशीनरी का क्या रिवैल्यूएशन गेन और लॉस हुआ होगा। जब एक्वायर करता हूँ तो सबका रिवैल्यूएशन कुछ भी अगर लाइक कुछ टाइम पे एक्विजिशन होता है या कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन गेन और लॉस निकालना पड़ता है उस टाइम पे कुछ होता है अगर। तो 1 अक्टूबर 2017 को मुझे इस डेट की ही क्या चाहिए होगी, बुक वैल्यू भी चाहिए होगी भाई, तभी तो आप एनालाइज कर पाओगे ना कि कितना आप, ऐसा नहीं कि 31/3/2018 को लाइक आप कंपेयर कर रहे हो 1 अक्टूबर 2017 की फेयर वैल्यू से और तब गेन लॉस, नहीं, आपको यहाँ तक की बुक वैल्यू पता है, मतलब यहाँ तक की बुक वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, 31/3/2018 को जो वैल्यू आपको पता है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो डेप्रिसिएशन लेस करके वैल्यू आती है। मतलब यहां से यहां तक का जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, 10% पर एनम है, मतलब टोटल जो डेप्रिसिएशन के हिसाब से 10% पर एनम है। अब अगर मुझे यहाँ की बुक वैल्यू चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू 100 मान के चलूं और 10% का डेप्रिसिएशन, तो 100 माइनस 10 करूंगा तो यहाँ पर 90 की वैल्यू आएगी। मतलब ये जो 4,21,200 है, मतलब अगर मैं देखूं ये जो 4,21,200 है, ये कितनी वैल्यू पर है, ये 90 वैल्यू पर है। मुझे कितनी वैल्यू पर चाहिए, मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्योंकि ये पूरे साल का है तो मुझे 6/12 भी करना पड़ेगा ताकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन सिर्फ निकले। तो अब मैं अगर इसको निकालू 4,21,200, 4,21,200
डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो ये मेरा 23,400 निकलेगा। मतलब डेप्रिसिएशन जो ये जो डेप्रिसिएशन इस 6 महीने का लगा है वो मेरा निकला है 23,400। तो बुक वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। अब अगर मैं इस वैल्यू में इस डेप्रिसिएशन जो लेस करने के बाद ये जो वैल्यू है, अगर इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं तो मुझे यहाँ की बुक वैल्यू पता चल सकती है। तो 23,400 में अगर मैं 4,21,200 को वापस से ऐड कर दूं तो 444,600, मतलब मुझे यहाँ की बुक वैल्यू पता चल जाएगी 444,600, दैट इज 444,600। अब आप इजीली निकाल सकते हो आपको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर तो गेन ऑन मशीनरी हो रहा है, या रिवैल्यूएशन गेन आप कुछ भी कह सकते हो। तो कितने का हो रहा है? 444,600 है। इसमें 624 में से अगर ये मैं माइनस कर दूं तो 1,79,400, 1,79,400 का आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन गेन हो गया है। ठीक है। अब इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद इतना करने के बाद अब मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना डेप्रिसिएशन मुझे प्रोवाइड करवाना चाहिए था? डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगाना था, तो मैं कितना ऑलरेडी लगा चुका हूँ। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, और कितना डेप्रिसिएशन मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो अगर मैं अब इसमें देखूं तो अब जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो इस वैल्यू पर लगना चाहिए था। तो अगर मैं देखूं मीन्स यहाँ पर मैं अभी कैलकुलेट करके दिखा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 6,24,000 का, क्योंकि जो वैल्यू अब हो चुकी है फेयर वैल्यू इसकी अब 6,24,000 है, तो इस वैल्यू पर लगना चाहिए ना। 6,24,000 का 10% के हिसाब से, वो भी 6 महीने के लिए जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो क्या निकलेगा। तो आप देख लो, आप 6,24,000 का 10%, वो भी 6 महीने के लिए, तो ये मेरा निकलेगा 31,200, 31,200। और डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, मैं कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो मैं डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ये 23,400 ये ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। तो 23,400 में ऑलरेडी लगा चुका हूँ। तो यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मुझे और कितना लगाना पड़ेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और कितना लगाना पड़ेगा? 31,200 माइनस 23,400, दैट इज 7,800 का आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। तो सारी चीजें हमने निकाल ली, रिवैल्यूएशन गेन निकाल लिया कि भाई क्या रिवैल्यूएशन गेन हमारा मशीनरी के ऊपर आया है, रिवैल्यूएशन गेन ऑन मशीनरी, क्या डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है या सेविंग इन डेप्रिसिएशन है, वो भी मैं निकाल चुका हूँ। और रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज्ड, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, रिवाइज्ड वैल्यू टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट ऑफ मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवाइज्ड वैल्यू जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट करनी है वो क्या करनी है? अब 6,24,000 की जो फेयर वैल्यू थी और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा 31,200, तो जब मैं कंसोलिडेटेड अब बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें मैं कौन सी वैल्यू लेके चलूंगा? 5,92,800, 5,92,800।
क्यों ऐसा? भाई अब सीधी सी बात है ना, यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू यहाँ पर मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि भाई 6,24,000 है, तो सीधी सी बात है, अब इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसी को तो मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज एन लाइक 31 मार्च 2018 को शो करूंगा ना। तो इसलिए लाइक इस तरीके से, और ये जो डेप्रिसिएशन निकला था रिवाइज्ड वैल्यू पे ही निकला था, फेयर वैल्यू जो मेरी मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं ये मेरा वर्किंग नोट कवर हो गया। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 3, अब मुझे कैलकुलेट करनी है कैलकुलेशन ऑफ revaluation gain or loss on land and building। तो इसका मुझे और रिवैल्यूएशन गेन और लॉस पता करना पड़ेगा कि क्या रिवैल्यूएशन गेन और लॉस आएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। मई 2019 के अंदर अगर आप देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग की इन्होंने बोला इंक्रीज हुई है, फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है 3,12,000 से, ठीक है। वैल्यू क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसने बस इतना बता दिया कि भाई 3,12,000 से मेरी इंक्रीज हुई है फेयर वैल्यू, ठीक है। अब आपको रेट मशीनरी का तो इन्होंने बता दिया था, प्लांट एंड मशीनरी का भाई ये रेट है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,12,000 से इंक्रीज हुई है। तो अब मुझे अगर मैं इसमें अब निकालूं तो कैसे निकालोगे आप? तो ये जो है आपका 1/4/2017, यहाँ पर आपका 31/3/2018। तो डेट ऑफ बैलेंस शीट पर पहले ये देखो कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या दे रखी है। तो ये रही लैंड एंड बिल्डिंग 5,61,600। तो 5,61,600, यहाँ पर जो वैल्यू है वो दे रखी है 5,61,600। ये मुझे वैल्यू गिवन है यहाँ पे। यहाँ का जो है 1 अक्टूबर 2017 को, यहाँ की मुझे फेयर वैल्यू नहीं पता है, बुक वैल्यू नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि रीवैल्यूएशन गेन कितना हो चुका है। पर मुझे ये पता है कि रीवैल्यूएशन गेन कितना हो रखा है इस चीज के अंदर, वो कितना दे रखा है। 3,12,000। 3,12,000। अब यहाँ पर मुझे कोई डेप्रिसिएशन का तो बता नहीं रखा, तो मैं यही मान के चलूंगा कि इस डेट पर भी जो वैल्यू थी वो यही थी, 5,61,600। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते थे, बट मैं लाइक थोड़ा डीप बता रहा हूँ तो इसमें ऐसे कर देता हूँ मैं, 5,61,600। अब मुझे अगर मैं बताऊं कि भाई उस टाइम पर फिर फेयर वैल्यू क्या रही होगी, मशीन ये लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है ना, अप अपवर्ड, मतलब फेयर वैल्यू 3,12,000 से बढ़ी है, तो सीधी सी बात अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 5,61,600 में, मैं ऐड कर दूं 3,12,000, मतलब मेरी फेयर वैल्यू कितनी रही होगी, 8,73,600। 8,73,600। भाई तभी तो ये रिवैल्यूएशन गेन 3,12,000 का आ रहा है ना, बुक वैल्यू उस टाइम पर इतने की थी तो। और इसी वैल्यू को आपको कहाँ करना है, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करना है, इस वाली वैल्यू को जो अब मेरी फेयर वैल्यू है, इसलिए मैंने ये फेयर वैल्यू निकाली है। चलो ठीक है, ये भी मेरा कवर हो गया। तो अब आते हैं हम अपने मेन वर्किंग नोट्स के ऊपर और चीजों को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बस वहां से ले लेकर। तो सबसे पहले तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ऐड करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन
गेन। तो रिवैल्यूएशन गेन किस किस का, सबसे पहले तो ले लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का मेरा कितना रिवैल्यूएशन गेन निकल के आया था, वो अगर हम देखें तो 179,400, 179,400 प्लांट एंड मशीनरी का। तो अब इसका देखो, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, तो इसमें मेरा जो रिवैल्यूएशन गेन निकल के आया है वो कितना निकल गया है, 179,400। तो ये आया कब है, लेकिन हमने डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकाली है ना वैल्यू 1 अक्टूबर को, तो हम इसको प्री में डालेंगे, इसलिए 179,400। तो ये आपका आ जाएगा 1,79,400। चलो ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है, इसका तो सीधा सीधा बता दिया था भाई, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 3,12,000। तो 3,12,000 इसमें मुझे और ऐड करना पड़ जाएगा, 3,12,000। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है वो फटाफट देख लेता हूँ मैं। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का तो हो चुका है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इन्वेंट्री 46,800 से बढ़ी है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री भी लिख देता हूँ मैं। इन्वेंट्री मेरी 46,800, 46,800 से बढ़ी है। ठीक है, 46,800 से मेरी बढ़ी है। ट्रेड पेबल भी मेरे इंक्रीज हुए हैं। अब अगर ट्रेड पेबल मेरे इंक्रीज हुए हैं तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट, जो मेरे नेट असेट्स हैं वो कम हुएंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल मेरे बढ़े तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना उन्हें। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो कितने से मेरे ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए हैं देख लेते हैं एक बार। 31,200 से। तो मुझे यहाँ पर ये चीज माइनस करनी पड़ेगी, 31,200। चलो ठीक है, और मुझे क्या क्या लेस करना पड़ेगा, लाइक इंक्रीज इन ट्रेड ये हो गया, बाकी और मुझे लेस क्या करना पड़ेगा, जो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा है उसको आपको माइनस करना पड़ेगा पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में इसमें देख लेता हूँ मेरा कितना निकला है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मेरा 7,800 का निकला था, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मेरा निकला है वो 7,800 का, तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा 7,800। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और जो मैं रेड मार्क करके कर देता हूँ। अब मुझे, वो मैंने डिविडेंड इसलिए ऐड करा था ताकि मैं रियल प्रॉफिट पता कर सकूं कि प्री के कितने थे और पोस्ट के कितने थे। अब आपको डिविडेंड पेड भी तो करना है, और डिविडेंड आप जो पे करोगे वो पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से करोगे। 74,880 ये आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे उन्होंने क्या बोला है डिविडेंड की पेमेंट कब हुई है। डिविडेंड देखो, आउट ऑफ इट 12% वाज पेड ऑन 15 दिसंबर 2017, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिविडेंड पेड को भी यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करा आपने पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट से। अब यहाँ पर टोटल, अब आपके जो यहाँ पर निकलेंगे वो निकलेंगे नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स। नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स, ये आपके टोटल असेट्स यहाँ पर निकल गए। तो नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स टोटल देख लेते हैं कितने कितने हैं। ठीक है, तो टोटल मेरा 10,29,600 था, प्लस में 1,18,540 जो टाइम एडिशन करा था मैंने, प्लस में 1,79,400 का गेन हुआ,
3,12,000 का लैंड एंड बिल्डिंग पे गेन हुआ, 46,800 का आपको इन्वेंट्री पे गेन हुआ, और माइनस 31,200, दैट इज 1655,140, 1655,140। तो ये आपका हो जाएगा 1655,140। अदर रिजर्व में कुछ नहीं आएगा। अब इसमें मैं देख लेता हूँ, माइनस करना है मुझे। 2,37,080 में माइनस कर दूं मैं 1,18,540, तो मेरा बचेगा 1,18,540। इसमें से मुझे 7,800 ये माइनस करना है, और आपको 74,880 और माइनस 74,880 ये भी माइनस करना है, तो 35,860। यहाँ पर आ जाएगा 35,860। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि होल्डिंग का हिस्सा कितना है और एनसीआई का हिस्सा कितना है। तो होल्डिंग का हिस्सा 70% एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का हिस्सा 30%। तो इसको जब मैं बाइफरकेट करूंगा तो देख लेते हैं कितना कितना आएगा। तो 16,55,140 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 70% से, तो ये आपका आ जाएगा 1158,598, 1158,598। तो ये आपका आ जाएगा 1158, 1158,598, 598। तो ये आपका हिस्सा आया है इसका होल्डिंग का। तो माइनस 496,542, तो आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का आ जाएगा 496,542। ठीक है। अदर रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, बाकी इसका देख लेते हैं। 35,860 का 70%, तो ये आ जाएगा 25,102, 25,102 माइनस 35,860, 10,758। तो 10 लाख 10,758। सो ये हमारा एक वर्किंग नोट तो कंप्लीट हो गया, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। हम्म ठीक है। अब अगला वर्किंग नोट, जो वर्किंग नोट नंबर 2 में बनाने वाला हूँ। तो वर्किंग नोट नंबर 2 जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा अपना बहुत सिंपल सा वर्किंग नोट, ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज, या गेन और लॉस ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज। ठीक है। सो पर्टिकुलर एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं अमाउंट। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या देखना पड़ता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कितनी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट करी थी 1248 की, 12,48,000 की। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 12,48,000। इसमें मुझे ऐड करना पड़ता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एनसीआई प्री पीरियड का कितना था, अभी मैंने स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स में निकाला, ये 496,542। ये आपका है, ये 496,542। तो यहाँ पर मुझे ऐड करना पड़ेगा 4,96,542,
और इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा कि कितने मैंने नेट आइडेंटिफिएबल असेट सामने वाली कंपनी से लिए। तो नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स, तो नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स देखोगे तो 1655,140, 16,55,140। तो यहाँ पर मुझे ये माइनस करना पड़ेगा 16,55,140। तब मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा मुझे गुडविल निकलेगा या गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो देखते हैं, 12,48,000 प्लस में 4,96,542 माइनस 16,55,140, तो 89,402 की मेरी गुडविल निकली है। तो मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, गुडविल टू बी गुडविल टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। तो मेरा निकला 89,000, 89,000, 89,402। तो दिस विल बी माय गुडविल। इतना होने के बाद गुडविल, अब हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 को, जो कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 3, तो कैलकुलेशन ऑफ नॉन कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इस वाले वीडियो, इस वाले पेज को डिलीट कर देते हैं, इसका कुछ लेना देना भी है नहीं। ठीक है, ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में तो कुछ है ही नहीं। प्री पीरियड का कितना था, पोस्ट पीरियड का कितना था, बस वो जोड़ देते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू पे तो वैल्यूएशन हो नहीं रही है। अगर फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन होती तब तो फिर हम फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग करते। प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड में कितना अमाउंट आएगा तो देख लेते हैं। तो प्री पीरियड में, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर प्री पीरियड की अगर बात की जाए तो एनसीआई मेरा प्री पीरियड का कितना था, 496,542, 496,542। तो 496,542, और पोस्ट पीरियड का मेरा प्रॉफिट कितना है प्री पीरियड का, 10,758। सो दिस विल बी 10,758। और अगर इसका मैं टोटल कर लूँ तो मेरा टोटल एनसीआई का अमाउंट आ जाएगा, जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर डालना है। तो 496,542 प्लस 10,758, तो ये मेरा हो जाएगा 507,300, 5,07,300। तो ये मेरा हो जाएगा जो एनसीआई का अमाउंट मुझे रिपोर्ट करना है। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4, जो कि है कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, तो पर्टिकुलर यहाँ पर आ जाएगा हमारा अदर रिजर्व, अदर रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले मैं होल्डिंग कंपनी का बैलेंस लिख लेता हूँ कि होल्डिंग कंपनी का बैलेंस कितना है। होल्डिंग कंपनी बैलेंस, तो होल्डिंग कंपनी का अगर मैं बैलेंस देखूँ इसके अंदर, होल्डिंग कंपनी का जो बैलेंस है वो अदर रिजर्व का है 9,36,000, 9,36,000। और रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस है
9 लाख 30 10 लाख 1,78,400, तो ये हो जाएगा 1,78,400। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा सब्सिडरी के बैलेंसेस को, सब्सिडरी के बैलेंसेस, तो सब्सिडरी के देख लेते हैं अदर रिजर्व। सो सब्सिडरी के जब मैंने इनकॉर्पोरेट करे अपनी बुक्स के अंदर, तो सब्सिडरी में अदर रिजर्व तो नील था, और बाकी इसका अगर मैं देखूं तो 25,102, 25,102, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस था मेरा 25,102। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो मेरे पास टोटल कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी नहीं आ जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 9,36,000, और इसका जोड़ लेते हैं 1,78,400, 1,78,400 प्लस 25,102, so this will be 203,502, 203,502, 203,502। तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल कितना होगा अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग, जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट डालना है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या बचता है कि अब हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। सो पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तो सबसे पहले आपका नॉन करंट असेट्स, सो सबसे पहले आपका नॉन करंट असेट्स के अंदर आपका आ जाएगा सबसे पहले पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पीपीई में अगर मैं देखूं, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर मैं देखूं तो क्या क्या चीजें हैं, सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो सीधा सीधा आप इनके बैलेंसेस को, तो होल्डिंग कंपनी के बैलेंस को तो एज इट इज जोड़ना है मुझे, तो यहीं जोड़ लेते हैं 4,68,000 प्लस में 748,800, 7,48,800 प्लस में लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ा था मेरा कितने से, वो बताता हूँ, 5,61,600, इसको तो लोगे ही आप, प्लस में कितना बैलेंस और बढ़ गया था, तो वो देख लेते हैं। तो जितना बैलेंस मेरा बढ़ा था वो देख लेते हैं, बैलेंस जो मेरा बढ़ा था वो एडिशनल वर्किंग नोट्स पे है, 5,61,600, तो ये रहा। तो मेरा जो बैलेंस बढ़ा था वो बढ़ा था 3,12,000 से, तो इसमें 3,12,000 मुझे और जोड़ना पड़ेगा, प्लस में रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीनरी वो थी 5,92,800, तो 5 लाख, पर मैं अगर अलग अलग करके लिखूं, चलो इसमें ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूँ, एक एक करके ले लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पीपी में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपका प्लांट एंड मशीनरी,
और उसमें दूसरे में ले लेता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। चलो ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का अगर मैं बैलेंस देखूं तो कितना है। तो प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले होल्डिंग का बैलेंस देखना है मुझे। तो प्लांट एंड मशीनरी होल्डिंग का है 748,800। तो 7,48,800 अगर इसमें जोड़ू मैं सब्सिडरी की जो इनकॉर्पोरेट करी एसेट, वो मैंने वर्किंग नोट में निकाला है। वो क्या निकाला है मैंने, देख लेते हैं। वो मैंने निकाला था, ये रहा जो बैलेंस शीट आने बैलेंस शीट में आएगा 592,800। सो 5,92,800। ठीक है। अब आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो होल्डिंग का था वो तो एज इट इज आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 4,68,000। चलो ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4,68,000। इसमें मैं जो जोड़ूंगा वो जोड़ूंगा कि उसका सब्सिडरी का कितना है। तो सब्सिडरी का लैंड एंड बिल्डिंग में देखो 561,600। 4,68,000 एंड 561,600। तो 5,61,600 और प्लस इसमें मैं करूंगा कितना और बढ़ा है, वैल्यू बढ़ी है ना हमारी, इंक्रीज हुई थी फेयर वैल्यू की। तो 3,12,000। चलो ठीक है। तो 3,12,000 यहाँ पर और डल जाएगा। अब टोटल अप कर लेते हैं कितना अमाउंट आएगा। तो 7,48,800 प्लस 5,92,800। तो ये आपका आ जाएगा 13,41,600। तो ये आपका आ जाएगा 13,41,600। और अगला देखें तो 4,68,000 प्लस 561 600 561,600 प्लस 3,12,000। सो दिस विल बी 13,41,600। तो दोनों सेम ही आ रहा है 13,41,600। ठीक है। पीपी हो गया नॉन करंट एसेट्स के अंदर। अब मुझे चाहिए हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब इसके अंदर हमने जो गुडविल निकाली है वो लिख देते हैं। सो गुडविल मेरी कितनी निकल के आई है वो देख लेते हैं। गुडविल हेरा गुडविल आई है मेरी 89,402। 89,000। गुडविल मेरी निकल के आई है 89,402। ठीक है। अब हम आते हैं अपने करंट असेट्स के ऊपर। तो ये मेरी करंट असेट्स होंगी। तो करंट असेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री को ले लेते हैं। इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कंपनी की कितनी थी वो देख लेते हैं। सो इन्वेंट्री अगर मैं देखूं तो होल्डिंग कंपनी की थी वो थी 3,74,400। ठीक है। सो 3,74,400। 3,74,400। 3,74,400। अगर मैं इसमें जोड़ दूं सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी का जो वैल्यू है वो तो लेंगे ही, बाकी जो इंक्रीज हुई है उसको भी लेंगे। तो 1,13,600 ये मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू थी। तो 1,13,600, 1,13,600 और जो इंक्रीज करिए इन्वेंट्री, इंक्रीज करिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इंक्रीज कितनी करिए वो देख लेते हैं। 46,800 से इंक्रीज करी थी। तो 46,800 से मेरी वैल्यू और बढ़ी है। तो इसको ले लेते हैं। 374,400 प्लस 113,600 प्लस 46,800। तो 534,800। तो ये मेरा आ जाएगा
534,800। चलो, इन्वेंट्री हो गया। अब आते हैं फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर। फाइनेंशियल असेट्स मेरी क्या क्या दे रखी है, तो फाइनेंशियल असेट्स में देख लेते हैं सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल असेट्स में अगर मैं देखूं क्या क्या दे रखा है आपका, तो फाइनेंशियल असेट्स में मेरे को दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इनमें तो आई थिंक कोई चेंज नहीं था, इन्वेंट्री ट्रेड पेबल इनमें ही था सिर्फ, तो इनको तो एज इट इज बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना। और तो ट्रेड रिसीवेबल अगर मैं देखूं तो 186,500 प्लस 124,800 एज इट इज जोड़ दो, 3,11,300। तो ये क्या जोड़ा था मैंने, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल मैंने निकाले 3,11,300, ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल है। तो ये हो जाएंगे 3,11,300। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से उसको जोड़ लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ गए, ये रहे। तो 45,200 प्लस 24,900, 70,100, ये मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गए। 70,000, 70,100। चलो, अब इस वाले पेपर को, इस वाले को डिलीट कर देते हैं यहाँ से, अभी इसका काम नहीं है। चलो, तो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं अब टोटल कर लेता हूँ असेट साइड को अपना। तो टोटल अगर मैं देखूँ, तो टोटल कर लेते हैं कितना आएगा। 13,41,600, 13,41,600 प्लस ये दो बार है, ठीक है, प्लस 89,402 प्लस 534,800 प्लस 70,100 प्लस 3,11,300, 3,11,300। तो ये हो जाएगा मेरा 36,888,002, 36,888,002। तो एक बार देख लेते हैं और किसी में कुछ एडजस्टमेंट में तो नहीं था। ये हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 36,888,002। तो ये मेरा आ जाएगा 36, हैंग हो रहा है सिस्टम, 36,888। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। 36,888,002, 36,888,002। चलो, ये हो गया आपका असेट साइड का टोटल। अब मुझे करना है किसका, लाइबिलिटी साइड का। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद आपका आ जाएगा अदर इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज होल्डिंग कंपनी की हम लेते हैं। तो इक्विटी शेयर 15,60,000, तो 15,60,000, 15,60,000 ये मेरा आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। और अदर इक्विटी मैंने कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी निकाली हुई है, इसको जोड़ लेते हैं कितना आएगा। 9,36,000 प्लस 2,03,502। So this will be 11,39,502, 11,39,502,
1139,502. So this will be 1139,502. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। अब आते हैं हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हमारा क्या क्या था। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो एनसीआई ऊपर निकाला हुआ है, देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 में 5,07,300। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको भी 5,07,300 एनसीआई हो गया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बाद हमारा आएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले मेरे क्या आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो ट्रेड पेबल बिल्कुल एज इट इज जोड़ना है, कुछ नहीं करना। तो ट्रेड पेबल मेरे होल्डिंग के कितने थे, 146,900, सब्सिडरी के 34,300, बट बढ़े थे। सब्सिडरी के कितने बढ़े थे, 31,200 से बढ़े थे, तो 30 इसमें ऐड करना पड़ेगा 31,200, तो 2,12,400 मेरा इसका आ जाएगा ट्रेड पेबल का, 2,12,400। अगर जोड़ के मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे तो इस तरीके से दिखा देते हैं, 146,900, 1,46,900 प्लस 31,300, 34,300 एंड 31, एक मिनट, 34,300, ये मैंने गलत लिख दिया, 34,300, सो दिस विल बी 34,300, और प्लस में जो ट्रेड पर मेरे इंक्रीज करे थे वो कितने करे थे, 31,200, तो इसको भी लिख देता हूँ 31,200, तो ये मेरा हो जाएगा। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैं इसको सिंपली ऐड कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसमें लिख के नहीं दिखाऊंगा नीचे बैलेंस शीट में। तो 249,600 प्लस 20,000, so this will be 269,600, तो 269,600, 269,600, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई, अब इसको टोटल कर देते हैं। और बैलेंस शीट को मैच करवाते हैं, देखते हैं मैच होती है कि नहीं। नहीं होगी तो करवा देंगे। 15,60,000, 11,39,502 प्लस 5,07,300 प्लस 2,12,400 प्लस 2,69,600, 36,888,002 मैच हो गई। सो बैलेंस शीट आपकी मैच हो चुकी है, 36,888,002, ये आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे मैच हो गई है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। सो 36,888,002, तो ये आपका टोटल असेट और लाइबिलिटी मैच हो चुका है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो हमने मई 2019 का सॉल्व करा है। अब अगले अटेम्प्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें क्या है, कैसे क्या है। तो अगले अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है एक बार डाउनलोड कर लेते हैं।
मई 2019 हो चुका है, नवंबर 2019 देख लेते हैं। हम्म। सो ये हमारे पास नवंबर 2019 का क्वेश्चन आया है। नवंबर 2019, अब इसमें देख लेते हैं कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। ओके, 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 है कंसोलिडेशन से रिलेटेड ही, बट ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने बोला है कि आप ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें बना के दिखाओ। मीन्स दैट मीन्स लाइक जो हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे सारी चीजें लेते थे वो वाली बैलेंस शीट बना के दिखानी है। इसमें है ऐसा कुछ भी नहीं, बट जब मैं आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन की जब सीरीज चालू करवाऊंगा उसमें ये क्वेश्चन पिक करेंगे हम। इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर रहने देते हैं। तो नवंबर 2019 में कंसोलिडेशन का एज सच आई थिंक क्वेश्चन नहीं आया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का है ये तो। अगर अगर मैं नीचे भी देखूं तो नहीं, कंसोलिडेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कंसोलिडेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसके अंदर। ठीक है, तो नवंबर 2019 को अभी स्किप करते हैं, नवंबर 2020 को देखते हैं कि इसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया नहीं था, आया था कि नहीं आया था। बिजनेस को वो नवंबर 2019 का हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ कवर कर लेंगे जब उसके कॉन्सेप्ट सारे समझेंगे। तो ये मेरा आ, हाँ, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। पेपर क्वेश्चन पेपर है, इसमें देख लेते हैं कि कुछ आया है। नवंबर 2020 के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जैन 21 का पेपर देखते हैं एक बार। हम्म, ये पेपर है जैन 21। तो जैन 2021 का ये पेपर है, जिसमें ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें एक दो पॉइंट हैं। इसमें डेफर्ड कंसिडरेशन का पॉइंट सीखोगे, किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। और बाकी दो तीन चीज़ें और हैं इसमें, लाइक इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। और बाकी चीज़ें तो सेम है जैसा हम करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है चीज़ें वही, बस इसमें बस एक डेफर्ड कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएगा। और लाइक आपका इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का, तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, एक थोड़े से ब्रेक के बाद करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।